हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो 3D ज्योमेट्री में हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, सपोज ये हमारा लाइन है और ये हमारा प्लेन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लाइन और प्लेन का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो पाई बाई 2 माइनस थीटा बन रहा है, ठीक है। सो द एंगल थीटा बिटवीन एनी लाइन, लाइन का इक्वेशन अगर मान लीजिए r इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स टी, टी यहाँ पे वेक्टर नहीं स्केलर है, एंड एनी प्लेन r डॉट n इज इक्वल टू क्यू बीइंग इक्वल। तो अगर मान लीजिए ये हमारे लाइन का इक्वेशन हो गया, लाइन का इक्वेशन हमें दे दिया गया, सपोज r इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स बी। टी आपका पैरामीटर है और ये लाइन डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर बी है। तो देखिए, एक तो डायरेक्शन हमें प्लेन का नॉर्मल के फॉर्म में पता है और दूसरा डायरेक्शन लाइन का ये वेक्टर बी के फॉर्म में पता है। तो नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल हम निकालें तो लाइन और प्लेन के बीच का अगर एंगल थीटा है तो नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो यानी यहां से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एन डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ एन टाइम्स मॉड ऑफ बी। और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ एन और मॉड ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बस यहाँ पे ये आ जाता है कि दो प्लेन्स के बीच में जब हम एंगल निकालते थे तो वहाँ कॉस इनवर्स वाला कंपोनेंट आता था, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल निकालेंगे तो वहाँ अगर एंगल थीटा है तो वो थीटा साइन इनवर्स ऑफ एन डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ एन इंटू मॉड ऑफ बी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई कंप्लीटली इन अ प्लेन। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक लाइन को पूरी तरीके से प्लेन के अंदर लाई करना है तो कंडीशन क्या होगा, तो एक बार बना के देख लेते हैं। सपोज ये हमारा कुछ प्लेन हो गया, ठीक है। अब इस प्लेन में अगर एक लाइन को पूरी तरीके से लाई करना है और सपोज इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। यानी ए इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है ना, और ये जो लाइन है वो वेक्टर बी के अलोंग डायरेक्टेड है। और प्लेन का नॉर्मल मान लेते हैं, हमें प्लेन का इक्वेशन r डॉट एन इज इक्वल टू, ये प्लेन का इक्वेशन r डॉट एन इज इक्वल टू डी दिया हुआ है। तो यानी नॉर्मल वेक्टर हमारा ये है। तो कंडीशन क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हम कंडीशन यहाँ पे निकालना चाहें तो बड़ा सिंपल सा कंडीशन होगा। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि ये जो पॉइंट ए है ये प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी आर के बदले में जब हम ये पॉइंट ए रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला कंडीशन हो गया हमारे पास ए डॉट एन इज इक्वल टू डी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये नॉर्मल वेक्टर इस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास बी डॉट एन इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो लाइन पूरी तरीके से फिर क्या होगा, प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन देन नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड द लाइन आर परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई लाइन, ठीक है, किसी प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, एक बार फिर से प्लेन बना लेते हैं। अगर कोई लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है तो सपोज ये प्लेन है हमारा और ये लाइन है हमारा, ठीक है। तो अभी लाइन क्या है, प्लेन के पैरेलल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा
ठीक है, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा था। सेकेंड पॉइंट है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन द लाइन एंड नॉर्मल आर पैरेलल। तो वो भी यहाँ बहुत क्लियरली आपको दिख जाएगा कि अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर ये हमारा लाइन है तो क्लियरली लाइन और नॉर्मल फिर हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑल्दो बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं, लेकिन ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, अब हम लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लेन में हमने देखा कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज लाइन फॉलो करता था, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में वो सारी प्रॉपर्टीज प्लेन भी फॉलो करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लाइन का ट्रीटमेंट यहां थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहां पे अगर वेक्टर में अगर आप याद करो, ठीक है, वेक्टर में याद करो तो किसी भी लाइन को लिखने के लिए, किसी भी लाइन को लिखने के लिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन फिर हम लोग लिख सकते हैं आर, क्योंकि अगर इस देखिए इक्वेशन लिखना है यानी लाइन पे लाई करने वाले किसी भी वेरिएबल पॉइंट का लोकस चाहिए, तो वेरिएबल पॉइंट हम आर मान लेते हैं। तो यहां से क्लियरली आर और ए को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो वेक्टर बी के पैरेलल होगा। तो हम लोग क्लियरली यहां से लिख सकते हैं आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, है ना। और यहां से इक्वेशन आपका बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है क्या, तो ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हमने लाइन का देखा था। अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, आर के बदले में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं। ए मान लेते हैं पॉइंट x1 कॉमा y1 कॉमा z1 को रिप्रेजेंट करता है, और बी वेक्टर को अगर हमें लिखना हो तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम तो हमारा इक्वेशन ऑफ जो लाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आया कैसे। तो सिंस यहां तक हमने बात कर ली है, ठीक है, अब यहां से आगे हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म को अगर कार्टेशियन फॉर्म में यहां पे आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा x माइनस एक्स वन टाइम्स आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन टाइम्स जे कैप, है ना, एन प्लस जेड माइनस जेड वन टाइम्स के कैप, एन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ये आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। वेक्टर में हमने बात करी थी कि आपके पास अगर मान लीजिए नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो i का कंपोनेंट LHS में होगा और i का कंपोनेंट जो RHS में होगा ये दोनों बराबर होंगे। सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सिमिलरली j का कंपोनेंट दोनों तरफ बराबर होगा और k का कंपोनेंट दोनों तरफ बराबर होगा। तो यानी यहां से हमारे पास वैल्यू जो बन जाती है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा ए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा बी एंड z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा सी। अगर तीनों इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेट करें तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। यानी ये जो तीनों वैल्यूज आई ये क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए टू पॉइंट फॉर्म में आपको लिखना हो, ठीक है, तो यहां पे ए के बाद मान लीजिए एक दूसरा पॉइंट भी हमें, से फॉर एग्जांपल ये a1 ले लेता हूं मैं और ये a2, दो पॉइंट है, तो r माइनस ए वन जो पॉइंट होगा वेक्टर होगा वो a2 माइनस ए वन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यानी यहां से हम वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं r माइनस ए वन
इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A2 माइनस A1, ठीक है। और इससे अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन डिराइव करें लाइन का, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन में डिफरेंस बस यही है कि यहां पे हम ABC डायरेक्शन रेशियो यूज कर रहे हैं और यहाँ पे LMN डायरेक्शन कोसाइन यूज कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपस में क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम A के बदले में L, B के बदले में M और C के बदले में N भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर K है, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आपका L, ये M और ये N बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो। तो मतलब आपके पास लाइन का जो दो कंपोनेंट आपको चाहिए वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट आपको पता है 1,1,1, ठीक है। और इसके पैरेलल एक वेक्टर का आपको डायरेक्शन रेशियो पता है। यानी अगर हम वेक्टर लिखना चाहें तो I माइनस जे प्लस 2K बन जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात कर ही रहे हैं लाइन की, तो एक और खास बात हम लोग नोट करके लिख लेते हैं और ये आगे जाके काफी काम आएगा, ठीक है। अगर हम इसको इज इक्वल टू लैम्डा से इक्वेट करें तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। इसको हमने इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया और इधर फिर इसको ले जाके ऐड कर दिया, तो x की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा, y की वैल्यू आएगी माइनस सॉरी 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। और z की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 लैम्डा। अच्छा, x, y और z क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करता है इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी वेरिएबल पॉइंट को। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन is given by वन प्लस लैम्डा कॉमा 1 माइनस लैम्डा कॉमा 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है क्या। तो अगर लाइन पे कभी भी हमें एक वेरिएबल पॉइंट लिखना हो तो हम ये वाला पॉइंट वेरिएबल पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द इक्वेशन दिस इनटू वेक्टर फॉर्म एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो। यानी ये लाइन आपको दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर वहां से हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है लाइन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉर्म अगर हम याद करें तो वो बनता है आपका x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी के फॉर्म में, ठीक है ना। अगर हम ध्यान देखें सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो यहाँ x का, y का और z का तीनों का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट 1। तो आइडियली जब हम इसको स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि x का, y का और z का न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 6y माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको मैं माइनस z प्लस 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 अपॉन 3 से
इस पूरे क्वांटिटी को 1/3 से मल्टीप्लाई और 1/3 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये इसको 1/3 से मल्टीप्लाई और 1/3 से डिवाइड, तो x का कोएफिशिएंट हमारा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा x प्लस 1/3 अपॉन 1/3, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा y माइनस 2/6, दैट इज अगेन 1/3 एंड डिवाइडेड बाई 1/6, ठीक है। और तीसरे वाले को हम -1 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा z -1 अपॉन -1, ठीक है क्या। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1/3 है, 1/6 है, -1 है, तो हम चाहें तो एक कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करके ये रैशनल नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये -6 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं x प्लस 1/3, 6 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर्स को, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 अपॉन 1, और ये बन जाएगा z -1 अपॉन -6, ठीक है। अब देखिए पॉइंट, जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है वो कौन सा पॉइंट होता था, तो इसको जीरो करके x की वैल्यू निकालो, इसको जीरो करके y की वैल्यू निकालो, इसको जीरो करके z की वैल्यू निकालो। तो यहां से इसको जीरो करके x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3, इसको जीरो करके y की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3, इसको जीरो करके z की वैल्यू निकालेंगे तो 1। तो पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन या फिर लाइन passes through कौन सा पॉइंट है भाई, -1/3, 1/3 और 1, ठीक है क्या। एंड पैरेलल टू वेक्टर हैविंग dr, डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, 2, 1, -6। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पैरेलल वेक्टर इज बेसिकली द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, है ना। तो अब हमें अगर इस लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू ए। तो a बेसिकली उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बन गया -1/3i प्लस 1/3j एंड प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स द पैरेलल वेक्टर, तो 2i कैप प्लस j कैप एंड -6k कैप। तो ये आपके लाइन का इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म बन गया। डायरेक्शन रेशियो हमने पहले ही बता रखा है, 2, 1, -6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सवाल ये है कि चेक वेदर द टू लाइंस आर कोप्लेनर। दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या ये लाइन कोप्लेनर है, अगर हैं तो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। तो यहां पे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं एज अ थियोरी भी, ठीक है। सबसे पहला तो हम ये चीज सीखेंगे कि अगर दो लाइन हमें दिए हुए हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं। तो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। सपोज ये हमारे पास पहला लाइन है और ये हमारे पास दूसरा लाइन है। तो अगर दोनों लाइन सेम प्लेन पे लाई करते हैं, मान लेते हैं इस लाइन पे पहले लाइन का इक्वेशन से हमारे पास है r इज इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा टाइम्स p। मान लेते हैं कि पहला लाइन हमारे पास ये है, दूसरा लाइन है से r इज इक्वल टू r2 प्लस म्यू टाइम्स q, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो सपोज ये वाला पॉइंट हमें r1 रिप्रेजेंट करता है और ये वाला पॉइंट हमें r2 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये p वेक्टर के पैरेलल है और ये q वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है क्या। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर p वेक्टर और q वेक्टर, ये तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। और तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं
तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तो कोप्लेनैरिटी का कंडीशन हमने वेक्टर में देखा था कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपके पास सिंस R2 माइनस R1 P एंड Q आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर हैं, तो दिस विल इंप्लाई बॉक्स ऑफ R2 माइनस R1 P एंड Q शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके पास सबसे पहला आपने ये कंडीशन पढ़ा कोप्लेनैरिटी का, तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी। कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी, ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो जब हमें कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी पता चल गई तो आइए लगे हाथों चेक भी कर लेते हैं। तो पहले लाइन के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास पॉइंट है, ठीक है, इसमें आई का कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट है आपके पास 0,2,1, ये पॉइंट है, और इसका वेक्टर या डायरेक्शन रेशियो ये है आपके पास 1, -1 और 1। ठीक है क्या? इस लाइन के करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर देखें तो ये 2,3,0 दिया हुआ है, क्योंकि केक नहीं 2,3,6, ठीक है, और इसका अगर हम डायरेक्शन रेशियो देखें तो वो है 2,1,5। ठीक है क्या? तो अब ये दोनों लाइंस हमारे पास क्लियर हैं, उनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज क्लियर हैं, तो हम यहां से क्लियरली चेक कर सकते हैं कि ये लाइंस कोप्लेनर होंगे कि नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1 एंड देन 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है, तो ये इस वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया। फिर P और Q हमें बस लिख देना है। तो P का डायरेक्शन रेशियो है आपके पास 1, -1, 1, और Q का डायरेक्शन रेशियो है 2, 1 एंड 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा -5 -1 तो -6। ठीक है, फिर -1 टाइम्स, ये हो गया -5 5 -2 तो दैट इज 3 एंड +5 टाइम्स, ये बन जाएगा 1 + 1, 1 + 2 दैट इज 3। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये बन जाएगा -15 + 15, वैल्यू आ गई 0। तो देयरफॉर लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने शो कर दिया कि लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर हैं। अब आगे की बात सीखते हैं। अगर दो लाइन कोप्लेनर हैं, ठीक है, तो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहां पे भी एक नोट करके हम लोग बात लिख लेते हैं। ठीक है, इफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर, टू लाइन्स आर कोप्लेनर, देन क्या हो सकता है। पहला तो कंडीशन ये हो सकता है कि अगर दोनों लाइन कोप्लेनर है तो या तो दोनों पैरेलल हुए होंगे, देन बोथ आर पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल हुए होंगे, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर पैरेलल नहीं होंगे और एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है क्या? तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोप्लेनर लाइंस के पास दो ही चॉइस है, या तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे या फिर वो इंटरसेक्टिंग होंगे। पैरेलल होने के लिए दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो होने चाहिए वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो यहां पे एक डायरेक्शन रेशियो 1 -1 और 1 है, और यहां पे डायरेक्शन रेशियो 2 1 और 5 है, जो क्लियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये दोनों फिर क्या हुए होंगे, इंटरसेक्टिंग हुए होंगे।
तो एक काम करते हैं ना, जब यहाँ पे लिखा ही है तो एक और पॉइंट लिख ही लेते हैं कि पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल का कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ठीक है क्या? ओके। तो चलिए, ये तो हमने यहां पे स्टैब्लिश कर लिया कि लाइंस पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग होंगे। अब बात आती है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला थियरी हम लोग पढ़ेंगे यहां पे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two coplanar and non-parallel lines। ठीक है, दो कोप्लेनर और नॉन पैरेलल लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़ा सिंपल सा है, वेक्टर फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं। चलिए स्केलर फॉर्म में ही बता लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों लाइंस को हम स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहला लाइन है आपका, इनफैक्ट स्केलर फॉर्म में भी लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है तो आप वेक्टर फॉर्म में ही रहने दो। मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि फाइंड टू वेरिएबल पॉइंट्स, फाइंड वेरिएबल पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ द लाइंस। ईच ऑफ द लाइंस। ठीक है क्या? दोनों लाइन पे हमें क्या करना है? वेरिएबल पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल पॉइंट क्या है? ये लैम्डा के फॉर्म में जो आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट, क्योंकि आर किसको रिप्रेजेंट करता है? आर प्लेन पे लाई करने वाले एक वेरिएबल पॉइंट को ही तो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई वाले सारे कंपोनेंट एक साथ ले लीजिए, जे वाले सारे कंपोनेंट एक साथ ले लीजिए और के वाले सारे कंपोनेंट एक साथ ले लीजिए, तो आपको इस लाइन पे लाई करने वाला एक वेरिएबल पॉइंट मिल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, इस पे मैं वेरिएबल पॉइंट क्या लिख रहा हूं। यहां पे आई का कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, तो 0 प्लस लैम्डा टाइम्स आई, तो आई का कंपोनेंट हो गया यहां पे लैम्डा, तो वेरिएबल पॉइंट आ जाएगा आपका 0 प्लस लैम्डा। ठीक है, y आएगा आपका, इधर कंपोनेंट 2 है और इधर कंपोनेंट माइनस लैम्डा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2 माइनस लैम्डा। z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो z कोऑर्डिनेट इधर 1 है, मतलब z कंपोनेंट 1 है और इधर भी आपका लैम्डा है, तो z कोऑर्डिनेट हो गया 1 प्लस लैम्डा। ठीक है क्या? सिमिलरली आप इस वाले लाइन पे भी अपना वेरिएबल पॉइंट निकाल सकते हो। तो वेरिएबल पॉइंट निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है? म्यू यूज करना है, तो दिस प्लस म्यू टाइम्स दिस आपका एक्स एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस प्लस म्यू टाइम्स दिस आपका वाई कोऑर्डिनेट, एंड दिस प्लस म्यू टाइम्स दिस आपका जेड कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले लाइन पे हमारा वेरिएबल पॉइंट क्या हुआ? पहले लाइन पे हमारा वेरिएबल पॉइंट क्या हुआ? लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, और दूसरे लाइन पे चलिए लिख ही लेते हैं यहाँ पे भी वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा 2 प्लस 2 म्यू, फिर 3 प्लस म्यू, इसको हटा ही देते हैं, 3 प्लस म्यू एंड 6 प्लस 5 म्यू। तो ये हो गया 2 प्लस 2 म्यू, ठीक है, 3 प्लस म्यू एंड 6 प्लस 5 म्यू। ठीक है, तो ये दूसरे वाले लाइन पे वेरिएबल पॉइंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वेरिएबल पॉइंट निकालने का बेनिफिट क्या है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए, अलग अलग वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए इस लाइन पे वेरी करने वाला एक पॉइंट है, ये अलग अलग वैल्यूज ऑफ म्यू के लिए इस लाइन पे वेरी करने वाला पॉइंट है। यानी कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू ऑफ लैम्डा होगा जिसके लिए ये इस लाइन पे लाई करने वाला ये वाला पॉइंट मिलेगा, और कोई ना कोई वैल्यू ऑफ म्यू रहा होगा जिसके लिए इस लाइन पे लाई करने वाला ये वाला पॉइंट मिलेगा।
तो हमें बस वो लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। अगर ऐसा पॉसिबल है, सेम पॉइंट फाइंड आउट करना पॉसिबल है, तो हमारे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वेट करना पड़ेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट करना पड़ेगा, और इसका जेड कोऑर्डिनेट इसके जेड कोऑर्डिनेट से इक्वेट करना पड़ेगा, तभी तो सेम पॉइंट मिलेगा, है ना। तो यानी आपके पास फाइंड द वेरिएबल पॉइंट ऑन ईच ऑफ द लाइंस and equate their corresponding x, y and z coordinates and equate their corresponding x, y and z coordinates। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x कोऑर्डिनेट अगर इक्वेट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 म्यू हो गया, फिर y कोऑर्डिनेट हो गया 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू, तो 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू, और z कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 6 प्लस 5 म्यू, तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 6 प्लस 5 म्यू। ठीक है, अब यहाँ तीन देखिए, इक्वेशन तो 3 है हमारे पास लेकिन वेरिएबल 2 हैं। वो इसलिए है कि किसी भी दो इक्वेशन को आप यूज करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे, अगर तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे। इसका क्या मतलब होता है, मतलब यह हुआ कि आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों से जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी यूनिक लैम्डा और म्यू की वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपके दोनों पॉइंट्स सेम हो जाएं। ठीक है क्या, तो चलिए हम यहां पे चेक करते हैं। वैसे तो हमने चेक कर लिया है, लाइंस पैरेलल नहीं थे और कोप्लेनर थे तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, लैम्डा और म्यू को सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 2 आप कर दीजिएगा तो साफ साफ दिख रहा है मुझे लैम्डा कैंसिल होता हुआ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू, और इधर से आपके पास आ गया 5 प्लस 3 म्यू, है ना। और यहाँ से देखिएगा तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। म्यू की वैल्यू -1 आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। अब हमें चेक करना है कि क्या ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो म्यू की वैल्यू -1 आप यहाँ डालिए तो इधर आपकी वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 0 डालिए तो इधर भी वैल्यू 1 आ गई। तो क्लियरली ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे। तो देयरफॉर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बहुत आसानी से निकल गया, क्योंकि आपने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली तो आपके पास पॉइंट निकल गया। तो आप सीधे सीधे लैम्डा की जो वैल्यू आपने निकाली है इसमें पुट कर दीजिए। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करिएगा तो वैल्यू आपका पॉइंट आ जाएगा 0, 2, 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपका 0, 2, 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक और बात कही हुई थी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही है, साथ में इक्वेशन ऑफ प्लेन भी निकालना है जिसमें ये दोनों लाइंस लाई करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना तो हमने सीखा हुआ है। ठीक है, सारे जितने भी वेरिएशंस थे प्लेन के इक्वेशन निकालने के वो तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास इस प्लेन पे लाई करने वाले दो लाइंस हैं। ठीक है, इस पे आपके पास ए पॉइंट है, इस पे मान लीजिए A1 है, इस पे A2 है। ये आपके वेक्टर P के पैरेलल है और ये आपके पास वेक्टर Q के पैरेलल है ना। तो प्लेन पे लाई करने वाले दो वेक्टर तो आपको दिख ही रहे हैं P और Q। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा तो आपको प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा।
तो नॉर्मल वेक्टर जो आया प्लेन का वो सीधे सीधे आपका p क्रॉस q आ जाएगा। ठीक है क्या? नॉर्मल आपको मिल गया और लाइन प्लेन पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स आपको पता है, तो देयरफॉर आपके पास प्लेन का इक्वेशन हो गया, ठीक है, r माइनस a1 डॉट n, और इस केस में n आपके पास क्या है, p क्रॉस q इज इक्वल टू 0, और ये तो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, तो ये आ गया r माइनस a1, ठीक है, और p और q का बॉक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बॉक्स आया है यानी इक्वेशन हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट हम यूज कर लेते हैं, पॉइंट क्या है 0,2,1 a1 की वैल्यू, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 0,2,1 था तो x माइनस 0, y माइनस 2, z माइनस 1, और p और q की वैल्यू कितनी है, तो इधर p है हमारा 1 माइनस 1 1, और q है हमारा 2 1 5, तो 1 माइनस 1 1 2 1 5 इज इक्वल टू 0, ये आपके प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया x टाइम्स ये माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 6 आ गया, माइनस y माइनस 2 का कोएफिशिएंट आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3, है ना, और z माइनस 1 का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो देखिए 3 कॉमन करके हम कैंसिल आउट कर दें, इनफैक्ट माइनस 3 हटा देते हैं, तो फाइनल इक्वेशन बनेगा 2x प्लस वाई माइनस 2 एंड माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आपका प्लेन आ गया 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन में हमने सबसे पहले तो सीखा कि दो लाइंस कोप्लेनर कब होते हैं, तो दो लाइंस के कोप्लेनरिटी का कंडीशन। दूसरा हमने ये देखा कि अगर दो लाइंस कोप्लेनर हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल कब होंगे, जब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, या फिर दोनों इंटरसेक्टिंग होंगे। और इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं हम लोग एक दोनों लाइंस पे वेरिएबल पॉइंट निकाल लेंगे और उनके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे। वहां से जो लैम्डा, किसी भी दो इक्वेशन को इक्वेट करके लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू आई, अगर वो तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे, और जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई उसको वापस से आप पॉइंट में पुट कर दो तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। प्लेन का इक्वेशन आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि इसको तो हम पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है। अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड वेदर द टू लाइंस, ये आपके पास पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, इंटरसेक्ट और नॉट। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, इफ दे डू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, and if they do not, find the shortest distance between them and also the intercept made by them on the line with direction ratio 2,1,2। अब यहां पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस एक क्वेश्चन से हम लोग काफी सारी थियोरी सीखने वाले हैं। तो देखिए, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो हम कोप्लेनैरिटी चेक करके निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लियरली ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 3, -1, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, -1, 0, और इसका है 2, 0, 3। तो ये दोनों पैरेलल तो नहीं है। तो अगर हमने देखा कि अगर ये कोप्लेनर हैं तो फिर इंटरसेक्टिंग होंगे, अगर कोप्लेनर नहीं है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा उसको थोड़ी देर में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, चेक फॉर कोप्लेनैरिटी। तो कोप्लेनैरिटी चेक करने का अब तो डायरेक्ट मेथड हमें पता है, दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस। तो सबसे पहले पॉइंट्स का डिफरेंस से फर्स्ट रो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 4, 0, 1 -1, तो 4 - 1 3,
फिर 0 माइनस ऑफ 1 तो -1, एंड -1 माइनस ऑफ 1 तो -2। ये फर्स्ट रो हो गया। फिर इसका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का, और फिर इसका डायरेक्शन रेशियो सेकंड और थर्ड रो बना देगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 3, -1, 0। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2, 0 एंड 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स -3, फिर +1 टाइम्स, ठीक है, ये बन गया आपका 9, एंड माइनस ट्वाइस ऑफ, ये बन जाएगा आपका +2। तो वैल्यू आ गई आपकी -4 के बराबर। ठीक है क्या, वैल्यू आ गई आपकी -4 के बराबर, विच इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, और अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो इम्प्लाइज लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन कोप्लेनर हुए तो नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल, सॉरी, नॉन कोप्लेनर हुए तो इंटरसेक्ट करने का तो कोई सीन ही नहीं बनता। ठीक है, तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। अब अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए ना मुझे एक क्यूब बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, एक क्यूब बनाते हैं। तो सपोज ये हमारा क्यूब है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो हो क्या रहा होगा, और ऐसे लाइंस को फिर बोलेंगे क्या। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा क्यूब बनता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ब्रोकन लाइन से ही ले लेते हैं। तो ये हमारा क्यूब बन गया। ठीक है, अब अगर दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन दो अलग अलग पैरेलल प्लेन्स में लाई कर रहे होंगे। सपोज ये एक लाइन है और ये आपका दूसरा लाइन है। ध्यान से देखिए, अब क्या है कि ये वाला लाइन इस वाले प्लेन में लाई कर रहा है, ये वाला लाइन इस वाले प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये प्लेन्स तो आपस में पैरेलल हैं, तो ना ही ये प्लेन कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात समझ में आई। दूसरा, क्लियरली इस लाइन का डायरेक्शन और इस लाइन का डायरेक्शन काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये दोनों पैरेलल तो हो ही नहीं सकते। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसा केस पॉसिबल है जहां पे लाइन पैरेलल भी नहीं हो और इंटरसेक्ट भी नहीं करें। तो ऐसे लाइंस को हम लोग कहते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं, ऐसे लाइंस को हम लोग कहते हैं स्क्यू लाइंस। क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस, यानी लाइंस विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ऐसे लाइंस को हम लोग कहते हैं स्क्यू लाइंस। अब जब भी स्क्यू लाइंस की बात आती है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंडा हमें निकालना होता है, और वो क्या निकालना होता है कि इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां से ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा दोनों लाइंस के बीच में, ये आपका क्या कहा जाता है, इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि इस क्यूब के इस वाले फेस का लेंथ होगा। अब बात आती है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास ये प्लेन तो दिया नहीं हुआ है कि हम ये प्लेन जानते हैं और इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग हम इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। नहीं, ये प्लेन तो हमें दिया नहीं हुआ है, हमें सिर्फ ये लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं।
तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन ओनली हम लोग ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये प्लेन हटा देता हूँ, ठीक है? या फिर चलिए एक अलग से हम लोग नया ड्राइंग बना लेते हैं। तो ये इस तरीके को कुछ सिचुएशन है, ठीक है? इमेजिन कर लीजिए कि ये इसी को बस हमने प्लेन हटा दिया है। अब यहाँ पे सपोज ये लाइन का इक्वेशन हम ले रहे हैं, r इज इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा टाइम्स p, और ये वाले लाइन का इक्वेशन ले रहे हैं r इज इक्वल टू r2 प्लस म्यू टाइम्स q, ठीक है क्या? यानी इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट हमें पता है r1, और इस लाइन पे लाई करने वाला दूसरा पॉइंट हमें पता है r2, ठीक है? अच्छा, ये वाला लाइन जो है वो वेक्टर q के पैरेलल है, और ये वाला लाइन जो है वो वेक्टर p के पैरेलल है। तो अगर p क्रॉस q हम निकालें, p क्रॉस q, तो ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इन दोनों लाइंस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर निकालना क्यों जरूरी है, तो यहां से आपको समझ में आएगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग अगर हम एक वेक्टर निकालें, तो ये वेक्टर देखिए इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यानी हमें एक वेक्टर तो चाहिए जो दोनों ही लाइंस के परपेंडिकुलर हो, तभी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो यानी हमें एक वेक्टर तो निकालना पड़ेगा जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो, और वो वेक्टर क्या होगा? तो अगर ये हमारा इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये हमारा सीधे सीधे हो जाएगा क्या? p क्रॉस q, ठीक है? थोड़ा इस तरफ लिखते हैं, n इज इक्वल टू p क्रॉस q, ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, यहां से मामला और इंटरेस्टिंग होगा। मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है? सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, यही तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम अपने नॉर्मल वेक्टर पे ले लें, तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन n वेक्टर, ठीक है? और ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से निकालना आता है। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा हो गया, ठीक है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस है तो मॉडुलस रख लेते हैं, ये हो जाएगा r2 माइनस r1 डॉट n कैप, या फिर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ r2 माइनस r1 डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n वेक्टर, ठीक है? क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो n कैप ही मिल जाता है हमें, ठीक है? या फिर अगर हम p और q के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा फाइनल हो जाएगा मॉड ऑफ r2 माइनस r1 डॉट p क्रॉस q अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q। तो ये आपका हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? अब अगर हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ये आप चाहें तो आप याद भी रख सकते हैं, या फिर प्रोसेस याद रखिए। प्रोसेस याद रखिएगा तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया तो हमें वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होगी। तो हमारे पास पहला लाइन जो था उस पे R1 और R2 यानी पॉइंट्स, तो फर्स्ट लाइन पे जो पॉइंट था 1,1,1, तो R1 है हमारे पास 1,1,1, ठीक है? R2 है 4,0,1 -1, R2 है
4, 0, -1। P वेक्टर है हमारे पास 3, 0, -1। Q वेक्टर है हमारे पास 2, 0, 3। तो सारी वैल्यूज यहाँ साफ साफ दिख रही हैं। तो देखिए, हमें निकालना है तो मॉड ऑफ P क्रॉस Q भी है, तो एक काम करते हैं, पहले P क्रॉस Q निकाल लेते हैं। ठीक है, तो P क्रॉस Q निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका I J K और 3, 0, -1 और 2, 0 और 3। ठीक है, तो I का कोएफिशिएंट आ गया आपके पास 0 -0, तो ये तो 0 ही हो गया। माइनस J का कोएफिशिएंट आ जाएगा आपके पास, J का कोएफिशिएंट, 1 मिनट, हमने सही किया था ना? नहीं, ये गड़बड़ हो गया था, ये गलत हो गया था हमारे पास। यहाँ पे है आपका P 3 -1 0, 3 -1 0। ठीक है ना, इसको सही कर लेते हैं। ऑलराइट, तो I का कंपोनेंट आ जाएगा, I का कोएफिशिएंट आ जाएगा आपका -3 -0, तो ये हो गया -3। माइनस J का कोएफिशिएंट आ जाएगा 9 -0, तो 9, और प्लस K का कोएफिशिएंट आ जाएगा आपके पास 0 + 2। तो ये आपका आ गया -3I -9J + 2K, है ना? और इसका R2 - R1 भी निकाल ही लेते हैं फिर, R2 - R1। तो ये हो जाएगा आपका 4 -1, दैट इज 3I, 0 -1 तो -J, एंड -1 तो -2K। ठीक है, तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया हमारा इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा मॉड्यूलस के अंदर -9 + 9 एंड -4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q। तो ये हो गया आपके पास 9 + 81 एंड +4। तो ये तो वैल्यू बड़े आसानी से आपकी 4/√94 आ गई। तो ये निकल गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ। सवाल में हमारे पास एक और चीज है, ऑल्सो द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द लाइन विथ डायरेक्शन रेशियो 2, 1, 2। ठीक है, तो इसको भी पिक्चर से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या कह रहा है। कि सपोज ये हमारे दो स्क्यू लाइंस थे, ठीक है। अब एक तीसरा लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो हमें पता है कि इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो 2, 1, 2 है। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा सपोज A और B पे, तो ये AB का डिस्टेंस हमें चाहिए। क्या चाहिए? AB का डिस्टेंस। अब ये कैसे निकलेगा, इसको ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, A पॉइंट का, सिंस ये लाइन 1 पे लाई कर रहा है, तो इसका हम वेरिएबल फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। कैसे? तो वेरिएबल फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 + 3 लैम्डा, 1 - लैम्डा, 1, और सिंस यहाँ K का कंपोनेंट 0 है तो 1 ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 3 लैम्डा, 1 - लैम्डा एंड 1। ठीक है, तो A का वेरिएबल फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 1 + 3 लैम्डा, 1 - लैम्डा एंड 1। ठीक है, सिमिलरली B का कोऑर्डिनेट भी हम लोग वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 4 + 2 म्यू, Y कंपोनेंट इन दोनों में ही 0 है, और Z कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 + 3 म्यू। ठीक है, तो 4 + 2 म्यू, 0, -1 + 3 म्यू। तो ये हो गया आपका, इसका वेरिएबल कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 + 2 म्यू, 0, -1 + 3 म्यू। ठीक है, तो ये A और B का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये जो AB वेक्टर होना चाहिए वो इस
2,1,2 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी जो होना चाहिए वो 2,1,2 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है ना। तो ये बन जाएगा 1+3 लैम्डा, ठीक है, -4+2 म्यू, तो ये बन जाएगा -3 -3 + 3 लैम्डा -2 म्यू। ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, वाई कॉम्पोनेंट 1 - लैम्डा और -0, तो 1 - लैम्डा ही रह गया, और ये हो जाएगा 1 - तो ये 2 - 3 लैम्डा। तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए वो इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाई, ये हो गया था आपका -3 + 3 लैम्डा -2 लैम्डा अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 1 - लैम्डा अपॉन 1, है ना, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 - 3 लैम्डा अपॉन 2, तो 2 - 3 लैम्डा अपॉन, सॉरी 2 - 3 म्यू अपॉन 2, यहाँ म्यू होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से लैम्डा और म्यू को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा -3 + 3 लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 2 - 2 लैम्डा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 5 लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इन दोनों को मिक्स करके हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 - 3 म्यू। तो यहाँ से सिंपली आ गया 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आया, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है लैम्डा और म्यू के लिए। तो यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू अपॉन 2, इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स 3 म्यू अपॉन 2 -2 म्यू इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो गया 15, तो ये 11 म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो यानी यहाँ से आ गया म्यू की वैल्यू 10/11, तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 म्यू/2 यानी 15/11। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर हमें पॉइंट ए मिल जाएगा। ए पॉइंट क्या था हमारे पास, 1+3 लैम्डा 1 - लैम्डा 1, तो 1+3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 1+3 लैम्डा, तो ये हो गया 56/11, है ना। फिर था आपका 1 - लैम्डा, तो -4/11 और 1, तो ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया। बी का कोऑर्डिनेट था आपका 4+2 म्यू, 4+2 म्यू, तो ये हो जाएगा 64/11। फिर y कोऑर्डिनेट तो 0 ही था इसका, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1+3 म्यू, तो -1+3 म्यू इज 19/11। ठीक है, ए बी पता है तो डिस्टेंस फार्मूला से हम सीधे ए बी निकाल ही लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, √56 - 64/11, तो 8/11 का स्क्वायर, तो 64/121 प्लस ये हो जाएगा 16/121, और यहाँ से भी आपका आ गया 8/11 का स्क्वायर यानी 64/121, तो ये तो सिंपली बन गया 144/121, यानी आपका जो लेंथ आ गया वो 12/11। तो देयरफॉर जो इंटरसेप्ट हमें निकालना था वो हमारे पास मिल गया
12/11। तो देखिए इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा। इस एक क्वेश्चन से हमने सबसे पहले सीखा कि अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकालना सीखा। फिर हमने सीखा कि अगर स्क्यू लाइंस पे हम कोई एक लाइन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालते हैं, तो वो लाइन उन स्क्यू लाइंस पे इंटरसेप्ट किस तरीके से फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो हम लोगों ने इसको बहुत सारी थियोरी ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन सीखा है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्पेशली फॉर जेई एडवांस्ड। ठीक है, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए थे वो अब क्लियर हो रहे होंगे, एंड साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने 3D को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे, स्पेशली लाइन के बारे में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।